नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत की नदियाँ। ये आज का हमारा टॉपिक है, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, ये जो है आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पठारों के बारे में, जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम सारे पठारों के बारे में पढ़ चुके थे। और हमारा टॉपिक जो है रह गया था मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है रह गया था। पहले डेजर्ट यानी मरुस्थल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है भारत की नदियों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, मरुस्थल यानी डेजर्ट। मरुस्थल। दोस्तों, मरुस्थल की यदि बात की जाए यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे भी कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल की श्रेणी में जो है रखा जाता है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल है। और इसका अन्य नाम महान भारतीय मरुस्थल भी जो है इसका अन्य नाम है। ये कहाँ पे पड़ता है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान में, परंतु कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी जो है फैला हुआ, और साथ ही पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी है। तो ये हमको अच्छे से जानना है, तो इसको अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो लिखते हैं दोस्तों, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को, उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में कौन सा मरुस्थल है। भारत में थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। तो दोस्तों, थार मरुस्थल की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, थार मरुस्थल। तो इसको जो है अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है। तो कौन सा इसका अन्य नाम है? लिखेंगे दोस्तों, महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल जो है ये इसका अन्य नाम जो है हो जाता है। अब दोस्तों, ये थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये कहाँ पे स्थित है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान में, परंतु कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक फैला। हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी है। तो ये आपको अच्छे से
याद रखना है दोस्त। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी होती है। जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। यह एक रेतीला मैदान होता है। लूनी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, अत्यधिक शुष्क होती है। अत्यधिक शुष्क जलवायु होती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यह एक रेतीला मैदान होता है। यह एक रेतीला मैदान है। याद रखें दोस्तों, यह एक रेतीला मैदान है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। याद रखें दोस्तों, प्रमुख नदी है या मुख्य नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं और इसके बाद जो है हम आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो इसके बाद सफ़ेद मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ये क्या होते हैं तो इनके बारे में देख लेंगे। और फिर नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी मरुस्थल होता क्या है। यानी दोस्तों जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है तो उसको जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट की श्रेणी में जो है रखा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल पड़ता है? भारत में थार मरुस्थल, जिसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल। ये कहाँ पे पड़ता है तो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है थार मरुस्थल। मुख्य रूप से राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग जो है इसका गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी है ये थार मरुस्थल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ की जलवायु कैसी होती है तो जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। यह एक रेतीला मैदान होता है। लूनी नदी जो है इस क्षेत्र की मुख्य या प्रमुख नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है थार मरुस्थल की मुख्य या प्रमुख नदी कौन सी है तो ये हो जाती है लूनी नदी। अब आते हैं दोस्तों सफ़ेद मरुस्थल यानी वाइट डेजर्ट। तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसको ग्रेट रण ऑफ कच्छ भी जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनको लिख लेते हैं। सफ़ेद मरुस्थल, सफ़ेद मरुस्थल, सफ़ेद मरुस्थल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो गुजरात के कच्छ को, गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है, जिसको ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शीत मरुस्थल के बारे में। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। लद्दाख को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक बर्फीला क्षेत्र है जो कि बहुत दूर तक जो है सपाट क्षेत्र है। और ये जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इसको ठंडा मरुस्थल यानी शीत मरुस्थल जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नदी अफवाह पैटर्न के प्रमुख प्रकार। यानी जो नदी अफवाह तंत्र होता है इसका पैटर्न कैसा होता है तो वृक्षीय पैटर्न होता है, जैसे पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल या एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। उदाहरण गंगा और सिंधु नदी तंत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्र। और साथ ही दोस्तों एरिया पैटर्न की यदि बात करते हैं तो जब नदियां किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक से निकलकर सभी दिशाओं में जो है बहती हैं, उदाहरण नर्मदा, सोन व महानदी, ये जो है एरिया पैटर्न जो है बनाती हैं। कैसी दोस्तों? एरिया पैटर्न जो है बनाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इन सभी को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके जो है इनके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। नदी अफवाह तंत्र पैटर्न के प्रमुख प्रकार लिखते हैं दोस्तों। नदी अफवाह
अफवाह तंत्र पैटर्न के प्रमुख प्रकार, पैटर्न के प्रमुख प्रकार की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं इनके बारे में जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्षीय पैटर्न के बारे में। वृक्षीय पैटर्न ये क्या होता है, तो इसको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे दोस्तों, यह पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता, यह जो है पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल या एक समान चट्टानों से चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। क्षेत्रों में बनता है। उदाहरण क्या है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे गंगा और सिंधु नदी। तो इनका जो सहायक नदियां हैं, तो ये जो है वृक्षीय पैटर्न के रूप में जो है बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं दोस्तों एरिया पैटर्न। एरिया पैटर्न की यदि बात की जाए, तो ये एरिया पैटर्न क्या होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, जब नदियाँ किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक से आप सभी को पता होगा। अमरकंटक से जो है नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे नर्मदा सोन व महानदी। नर्मदा सोन व महानदी। तो ये सभी नदियाँ जो है एरिया पैटर्न का निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जालीदार पैटर्न के बारे में। यानी इसमें सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं। एग्जाम्पल हिमालयी नदियाँ। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, जालीदार पैटर्न। जालीदार पैटर्न के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इसमें सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं। उदाहरण हिमालय नदियाँ होती हैं। हिमालय नदियाँ यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो ये जो है लगभग समकोण पर मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और जालीदार पैटर्न का निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों समानांतर पैटर्न। ये क्या होता है दोस्तों, तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है होती हैं, जो कि समानांतर पैटर्न का निर्माण जो है करती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इन
पैटर्न को लिख लेते हैं और इसके बाद जो है भारत की मुख्य नदियों के बारे में जो है जान लेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों समानांतर पैटर्न। समानांतर पैटर्न। समानांतर पैटर्न की यदि बात की जाए तो तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यानी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और समानांतर पैटर्न का जो है निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किसका दोस्तों, समानांतर पैटर्न का जो है निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों आयताकार पैटर्न के बारे में। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे आयताकार पैटर्न। आयताकार पैटर्न की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों यह है दरार या भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की नदियाँ चंबल, बेतवा और कैन। तो इसको लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की नदियाँ आयताकार पैटर्न जो है बनाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों, जैसे चंबल, बेतवा व कैन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत की नदियाँ। तो आप पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सफ़ेद मरुस्थल यानी वाइट डेजर्ट की यदि बात करते हैं तो गुजरात के कच्छ में स्थित ग्रेट रण ऑफ कच्छ को जो है कहा जाता है सफ़ेद मरुस्थल। साथ ही शीत मरुस्थल की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल। नदी अफवाह तंत्र के पैटर्न के प्रमुख प्रकार यानी टाइप कौन कौन से हैं, तो वृक्षीय पैटर्न यानी यह पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल या एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है, उदाहरण गंगा और सिंधु नदी तंत्र। साथ ही दोस्तों एरिया पैटर्न, जब नदियां किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, उदाहरण नर्मदा, सोन और महानदी एरिया पैटर्न जो है बनाती हैं। साथ ही जालीदार पैटर्न, इसमें सहायक नदियां जो है मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं, उदाहरण हिमालय नदियां जो हैं लगभग जालीदार पैटर्न का निर्माण जो है करती हैं। समानांतर पैटर्न, तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, एग्जाम्पल पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां समानांतर पैटर्न जो है बनाती हैं। आयताकार पैटर्न, यह दरार भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होता है, एग्जाम्पल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की चंबल, केन और बेतवा। ये सभी नदियां जो हैं विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां और ये दरार या भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होता है आयताकार पैटर्न। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ।
भारत की प्रमुख नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, इनको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। दो भागों में बांट कर जो है इनको पढ़ते हैं। तो कौन कौन से दो भाग हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ, ये हो गए उत्तर भारत की नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो दक्षिण या भारत प्रायद्वीप की भारत की नदियाँ, इनको भी जो है हम दो भागों में जो है बांट लेते हैं। कौन कौन सी हैं तो इनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की नदियाँ हैं उनको जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब दोस्तों उत्तर भारत की नदियों की यदि बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम उत्तर भारत की नदियों में पढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जो है पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे जो एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने एक मैप जो है यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया दोस्तों नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और ये हो गया साउथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। लिखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। और ये हो गया दोस्तों उत्तर भारत। उत्तर भारत तो दो भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। इधर है दोस्तों अरब सागर, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। याद रखें दोस्तों इधर है बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों इसमें कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि इधर अपना जल गिराती हैं, इधर अरब सागर में। और यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इन सभी को जो है यहाँ पे हम एक एक करके जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ पढ़ने और बंगाल की खाड़ी में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सहायक नदियों की। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और ये किस प्रकार का जो है मैप बनाती हैं, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब पहले मैं एक मैप बनाकर दिखा देता हूँ गंगा नदी का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सहायक नदियाँ। सहायक नदी, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है यहाँ से जो है कि ये कौन सी नदी है, ये हो गई दोस्तों गंगा नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये आई, एक ये हो गई, फिर ये और ये हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
सबसे पहले ये जानेंगे तो दोस्तों ये हो गई सहायक नदियाँ, याद रखेंगे दोस्तों। ये हो गई सहायक नदियाँ। कौन सी हो गई? सहायक नदियाँ। अब ये जो नदी बह रही है ये वाली, ये है गंगा। गंगा नदी यानी ये पिंक वाली जो है ये है गंगा नदी, यानी ये जो है एक मुख्य नदी हो जाती है। और ये जो है इसमें आकर मिलने वाली एक नदी ये दोस्तों ये हो गई, ये हो गई यमुना। अभी मैं इन सभी को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको मैप बनाकर दिखा रहा हूँ गंगा नदी का। तो छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है उनको सहायक नदियाँ जो है कहते हैं। तो ये समझाने का मतलब है सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो छोटी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वह छोटी नदियाँ, वह छोटी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, याद रखें तो सब मिल जाती हैं। तो ये थी सहायक नदी समझाने का मतलब, यानी छोटी छोटी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं तो उनको जो है सहायक नदी या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाती है गंगा नदी, यानी ये हो गई मुख्य नदी। और ये इसमें छोटी छोटी नदियाँ ये ऊपर से आ रही हैं, तो ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदी हो जाती है गंगा की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी गंगा की असहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की असहायक नदी की भाई हम बात कर लेते हैं। यानी गंगा की असहायक नदी है यहाँ पे, ये है गंगा की असहायक नदी, यानी यहाँ से ये है हुगली, हुगली नदी। ये है जो है वेस्ट बंगाल में। और ये हुगली नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये गंगा की मुख्य शाखा से जो है निकाली गई है। कहाँ से? गंगा की मुख्य शाखा से निकाली गई है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और इसको जो है गंगा हुगली नदी को जो है असहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी, गंगा की असहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो हुगली नदी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी इसको वितरी का भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? वितरी का जो है कहा जाता है, वितरी का कहा जाता है किसको? असहायक नदी को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटरीज याद रखें दोस्तों, और सहायक नदी को ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे। तो ये कहा जाता है। तो ये था दोस्तों समझाने का मतलब। अब दोस्तों इनका हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है पंचप्रयाग के बारे में जानेंगे। यानी 5 नदियाँ आकर जो है आपस में मिलती हैं और इसके बाद जो है प्रयागों का निर्माण जो है करते हैं। अब प्रयाग क्या होता है? जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं तो उनको हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं इनको भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होती हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, एक होती है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो ये हमने मैप बनाया भारत का। तो ये हो गया दोस्तों उत्तर भारत। तो इस उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि ये जो नीचे वाला ये है कर्क रेखा मान लेते हैं इसको, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। जो कि प्रायद्वीपीय भारत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 तरफ से जो है जल से घिरा होता है। यानी प्रायद्वीप एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से भूमि से। तो यहाँ पर जो स्थल हो जाता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। तो इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब इसमें जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल जो है गिराती हैं। तो इसलिए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ इनको हम अलग अलग करके जो है पढ़ेंगे। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ यानी कोई एक मुख्य नदी होती है, इसमें आकर जो है छोटी छोटी नदियाँ अपने आकर जल गिराती हैं तो उनको हम सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरी जो है कहते हैं। जैसे ये जो है गंगा नदी है, ये एक मुख्य नदी हो जाती है। अब ये इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं तो ये जो है गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। आगे जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इन सभी को अच्छे से एक एक करके इनको समझेंगे।
यानी वह छोटी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में आकर मिलती हैं उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। अब असहायक नदी क्या होती है? यानी असहायक नदी का मतलब होता है कोई ऐसी नदी जो मुख्य शाखा से निकाली जाती है। तो ये जो है गंगा नदी है जो कि एक मुख्य नदी है। यहाँ से जो है एक नदी निकाली गई जिसका नाम है हुगली नदी। तो ये जो है गंगा की असहायक नदी हो जाती है, जिसको हम वितरिका भी जो है कहते हैं, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे जो है हम कल की क्लास में गंगा नदी तंत्र को जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।